तो कहानी शुरू होती है 1917 वर्ल्ड वॉर वन में, जहां जर्मनी और फ्रांस अभी भी बॉर्डर पर कुछ मीटर जमीन के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इस छोटी सी जंग में हजारों जवान सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे और मारे गए जर्मन सैनिकों को दफनाने से पहले उनकी वर्दी, जूते और हेलमेट उतार लिए जाते थे और फिर उन्हें एक फैक्ट्री में भेजा जाता था। वह कपड़ों को साफ कर नई यूनिफॉर्म में बदला जाता था, जो फिर नए भर्ती हुए सैनिकों को दी जाती थी। दूसरी तरफ नॉर्थ जर्मनी में हम पॉल नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने दोस्तों से कहता है कि उसकी मां ने उसे सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं दिया और उन दिनों सेना में सिर्फ वो लोग ही भर्ती हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स अनुमति देते हैं। इसलिए तब उसका एक दोस्त उसे सुझाव देता है कि पॉल को अपनी मां की जाली सिग्नेचर करना चाहिए ताकि वह चारों एक साथ जंग में जा सके। स्कूल में लेटर जमा करने से पहले प्रिंसिपल सभी को मोटिवेट करने के लिए एक जोशीला भाषण देते हैं। वहाँ किसी के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। सभी खुशी खुशी प्रिंसिपल का भाषण सुन रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि युद्ध का मैदान कितना दर्दनाक और भयानक हो सकता है। लेकिन यहाँ सभी स्टूडेंट जंग में इसलिए जाना चाहते थे ताकि समाज की नजरों में वह बहादुर और कूल दिख सके, ना कि देश की रक्षा के लिए। यूनिफॉर्म मिलने के बाद वह चारों अन्य सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं, बिना यह जाने कि शायद यह उनके आखिरी मुस्कान हो सकता है। जब वे कैंप पहुंचे, एक डॉक्टर ने उनका रास्ता रोक लिया और सैनिकों से ट्रक से उतरने को कहा, क्योंकि उसी ट्रक का इस्तेमाल घायल सैनिकों को अस्पताल ले जाने के लिए किया जाना था। और कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद अचानक उन पर बम से हमला होता है। कमांडर ने सभी को तुरंत अपने गैस मास्क पहनने का आदेश दिया, लेकिन पॉल इसे पहनने में देर कर देता है और उसे सजा के तौर पर बेस तक बिना मास्क उतारे ही आगे बढ़ना पड़ा। जब वे बेस पर पहुंचे तो उनका मुलाकात 22 कमांडर से होता है। वह पिछले कमांडर की तरह सख्त नहीं था। उस रात जब पॉल पहरे पर था तो उसे दुश्मनों के कदमों की आवाज सुनाई दी जो उनके ओर आ रही थी, लेकिन वो सतर्क होने के बजाय खुश हो रहा था। उसे लगा कि अब उसके पास अपने दोस्तों के सामने अपनी शूटिंग स्किल दिखाने का अच्छा मौका आ गया है। लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और इसके वजह से दुश्मन भी जवाबी हमला कर देते हैं, जिसमें वो बाल बाल बच जाता है और गोली सिर्फ पॉल के हेलमेट पर लगती है और अब वो बेस पर बमबारी कर देते हैं। पॉल बुरी तरह से डर जाता है। कमांडर ने तुरंत अपने सभी सैनिकों को कवर लेने का आदेश देते हैं, जिसमें वो सिर्फ छुपे रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। कमांडर बताते हैं कि इस तरह के हमले यहाँ हर रात होते हैं। अब दुश्मन सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बेस के पास पहुँचते हैं और काफी सैनिकों को मार देते हैं। यहाँ कमांडर भी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय छिपे रहने के, क्योंकि उनका हथियार इतना एडवांस नहीं था कि वह जवाबी हमला कर सके। वह बस छिपकर इंतजार ही कर सकते थे जब तक हमला खत्म ना हो जाए। और इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच एक घबराए हुए सैनिक कहता है कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी और अब वह घर जाने का मांग करता है। तभी अचानक उनके बेस पर विस्फोटक हमला होता है। वह अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और पॉल और उसके सभी साथी उसमें दब जाते हैं। अगले दिन पॉल, जो अभी भी दफन था, एल्बर्ट और अन्य सैनिकों द्वारा बचा लिया जाता है। पॉल ने कभी सोचा नहीं था कि युद्ध इतना दर्दनाक होगा। जब वो आराम कर रहा था तो कमांडर उसे पेट भरने के लिए ब्रेड देता है और जल्दी ही सभी को आदेश देता है कि मारे गए सैनिकों की पहचान करें और उनकी निशानियों को उनके परिवार वालों को सौंप दे। सामान इकट्ठा करते समय पॉल ने गलती से अपने दोस्त के चश्मे पर पैर रख दिया। घबराहट में उसने तुरंत उसका तलाश शुरू कर दिया और जब उसने लाशों के बीच उसे देखा तो पॉल बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह रोने का सही समय नहीं है। और फिर वह खड़ा हुआ और मरे हुए अन्य सैनिकों की निशानी इकट्ठा करना जारी रखा। अब पॉल को एहसास हो गया था कि वह यहाँ आकर फंस चुका है। अब एक वर्ष बीत चुका था और पॉल को ऐसा लगने लगा कि वह अब युद्ध में रहने के आदी हो चुका है। एक दिन जब पॉल और कमांडर कैट साथ पे सैर पर निकले तो उन्होंने जंगल के पास एक छोटा सा खेत देखा। उन्हें कई दिनों से कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने उस जगह से बतख चुराने की सोची। कैट फार्म में घुसा जबकि पॉल बाहर पहरा दे रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद अचानक अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पता चला कि किसान ने कैट को उसके बतख चुराते हुए देख लिया था और उसे गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी तरह भागने में सफल रहता है और सुरक्षित बेस पर लौट आता है, जहाँ वो सब मिलके उसे खाते हैं। वह सभी बहुत खुश थे, मानो उन्होंने पहली बार अच्छा खाना चखा हो। खाने के दौरान वह सभी हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को अपने पर्सनल बातें बता रहे हैं ताकि वह इस कभी ना खत्म होने वाले युद्ध को भुला सके। अगले दिन जब पॉल अपने परिवार के लिए लेटर लिख रहा था तो कैट उसकी पत्नी का लेटर पढ़ने के लिए कहता है। लेटर में कैट की पत्नी ने लिखा कि वो उसे बहुत मिस करती है और वह कैट के घर आने का इंतजार कर रही है ताकि वह दोनों अपने बच्चे के कब्र पे जा सके।
लीडर बनने के बाद कैट ने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि वह एक अच्छा पिता बनने में असफल रहा। वो कहता है जब उसका बच्चा बीमार था, यहाँ तक कि मरने की हालत में था, तब भी उसके पास उससे मिलने का समय नहीं था क्योंकि वह युद्ध में था। कोई भी वहाँ नहीं जाना चाहता था। वह सभी सरकार के वादों में फंसे हुए थे। सरकार ने कहा था कि अगर वह लड़ाई में शामिल होते हैं तो उन्हें भारी वेतन देंगे, लेकिन वास्तव में वो उनकी उम्मीद से बहुत कम था। कैट की कहानी सुनकर पॉल को समझ में आया कि सभी अब इसका अंत चाहते हैं। अगले दिन पॉल और सभी अन्य सैनिकों को ऑर्डर दिया जाता है कि वो सब मिलकर 60 लापता सैनिकों को खोजने के लिए जाए जहां फ्रांस द्वारा अंतिम हमला किया गया था। उन्हें खोजते समय कैट को जहरीली गैस की गंध आती है जिसका उपयोग फ्रांस ने युद्ध के दौरान किया था। उसे यकीन था कि अगर सैनिक बच गए होते तो वो सब आसपास छुपने की जगह तलाशेंगे। फिर वे सभी पास के गोडाउन में जाते हैं और अलग अलग कमरे में ढूंढने लगते हैं। तभी पॉल एक कमरे में जाता है। वह 60 सैनिकों को फर्श पर मरा हुआ देखकर हैरान रह जाता है और सभी को बुलाता है। जब कैट ने अपने सामने पड़ी लाशों की हालत देखी तो उसे पता चल गया कि सारे सैनिक जहरीली गैस के कारण मारे गए हैं। दूसरी तरफ एक जर्मन ऑफिसर को ये खबर मिलती है कि धीरे धीरे जर्मनी के सिपाही मारे जा रहे हैं, इसलिए उसे कुछ सोचना चाहिए और शायद युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ऑफिसर अपने ही नशे में होता है। वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर युद्ध को नहीं रोकूंगा। जितने भी बचे हुए सिपाही हैं उन सबको युद्ध में भेज दो और जरूरत पड़े तो नए सिपाही को भी लगा दो। तभी हम दूसरे ऑफिसर को देखते हैं जो अब किसी भी तरह इस युद्ध को रोकना चाहता है। इसके लिए वह यात्रा करता है ताकि वह फ्रेंच सरकार से बात कर सके और वह अपने जर्मन अधिकारियों से बात करता है ताकि उन्हें समझा सके कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी बीच पॉल की पूरी टीम को बताया जाता है कि सभी को वेस्टर्न फ्रंट पर जाना है। ऊपर से आदेश आया है सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तभी जनरल सभी अधिकारियों से मिलता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि कितने मासूम लोगों की मौत हो रही है। पहले सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। फिर एक फ्रेंच सिपाही कहता है आखिर तुम क्या चाहते हो? तो जनरल कहता है मैं चाहता हूँ कि युद्ध को किसी भी तरह रोक दिया जाए और इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का सिग्नेचर चाहिए इस पेपर पर। और यहाँ जनरल ज्यादातर लोगों को मना लेता है, लेकिन तभी एक सिपाही कहता है मैं साइन तो करूंगा लेकिन 72 घंटे के बाद, अभी नहीं। तो जनरल गुस्सा हो जाता है और कहता है आपको पता भी नहीं है कि अगले 72 घंटे में क्या होगा। हजारों सिपाहियों की जान चली जाएगी। लेकिन यह फ्रेंच सिपाही उसकी एक बात नहीं सुनता और अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। तभी दूसरी तरफ सारे जर्मन सिपाहियों को आदेश दिया जाता है कि फ्रेंच की तरफ आगे बढ़ो। तब यह लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इनके सामने जो भी आता है उन्हें मारने लगते हैं। थोड़े वक्त बाद ये सारे फ्रेंच बेस तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि फ्रेंच सिपाही वापस आ रहे हैं और बड़े बड़े ब्लास्ट कर रहे हैं। तभी सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि फ्रेंच सिपाहियों के पास बहुत बड़े बड़े टैंक्स हैं। तब यह लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होने वाला उन टैंक्स पर। यह टैंक बहुत ही मजबूत होता है और धीरे धीरे टैंक उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एक एक करके जर्मन सिपाहियों को मारते हुए टैंक आगे बढ़ते हैं। तब यह लोग यहाँ से भागकर टैंक के करीब जाते हैं और उनके अंदर हैंड ग्रेनाइड डाल देते हैं। इस तरह से वह बहुत सारे टैंक को तबाह कर देते हैं। लेकिन फ्रेंच सैनिक जैसे ही बाहर आते हैं इन सबको पता चलता है कि इनके पास फ्लेम थ्रोवर है, तो ये और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि फ्रेंच सिपाही जर्मन सिपाहियों को जिंदा जला रहे हैं। इसी बीच पॉल का दोस्त उनकी चपेट में आ जाता है। फिर वह उनके सामने जान की भीख मांगता है और सरेंडर भी कर देता है, लेकिन फ्रेंच सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और पॉल के सामने उसे जिंदा जला देते हैं। चीज को देखने के बाद अब पॉल अंदर से टूटने लगता है। तभी हम जनरल को देखते हैं जिसे फ्रेंच सिपाहियों ने कुछ आदेश दिया है। जब वह उन सारे आदेशों को ध्यान से पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि कुछ जर्मन अधिकारी भी हैं जो इस युद्ध को नहीं रोकना चाहते। वे चाहते हैं कि युद्ध होता रहे। फिर जनरल जाकर कुछ और अधिकारियों से मिलता है और कहता है यह क्या हो रहा है। तब वे लोग समझाते हैं अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो फ्रेंच लोग उनकी सारी जमीन ले लेंगे और इसके साथ साथ उनके पैसे भी। इससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी बीच हम पॉल को देखते हैं जो बाकी सारे सिपाहियों के साथ भाग रहा है क्योंकि फ्रेंच एयरफोर्स यहाँ आ चुकी है। वह सब पे बम और गोली बरसा रहे हैं जिससे हर जगह भगदड़ मच जाती है। इसी बीच पॉल के पास एक बम फटता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और मरने का नाटक करता है ताकि उस पर कोई हमला न कर सके। लेकिन पॉल जैसे ही उठता है वो देखता है कि एक फ्रेंच सिपाही ने उसे देख लिया है और अब वो उसे मारने वाला है। लेकिन वो अपने बंदूक चलाता कोई दूसरा जर्मन सिपाही उसे गोली मार देता है, लेकिन वो मरता नहीं है। तब पॉल को मौका मिल जाता है और वो भागकर जाकर उस फ्रेंच सिपाही को अपने चाकू से उस पर वार करता है, लेकिन वो देखता है कि सिपाही अब भी मरा नहीं। इसी बीच पॉल को एहसास होता है कि उसने गलत किया है। तब वो सिपाही को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पॉल के सामने ये सिपाही दम तोड़ देता है और जब पॉल उसकी डायरी के अंदर सारी चीजों को देखता है जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर मिलती है और तब उस आदमी को कहता है जैसे
युद्ध खत्म होगा मैं तुम्हारे परिवार के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम कितने बहादुर थे। तभी हम हायर ऑफिसर को देखते हैं जो डिनर कर रहा होता है। तभी हमारे सामने बेस का दृश्य आता है और यहाँ पर हम पॉल को देखते हैं जो वापस आ चुका है। तब वो देखता है कि सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और नाच गाना कर रहे हैं। तभी वो अपने साथियों से मिलता है। वो उसे वही कपड़ा देता है जो उसके दोस्त का होता है और बताता है कि उसकी मौत हो गई लेकिन कैट अभी भी जिंदा है। तब पॉल जाकर के कैट से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत खुश होते हैं और खाना लेकर अपने दोस्त के पास जाते हैं। तब वो चुपके से कांटा चुरा लेता है, बार बार उसे अपने गर्दन में स्टेप करता है क्योंकि वो जानता था कि वो जिंदा नहीं बचने वाला, लेकिन वह तड़प तड़प करके भी नहीं मरना चाहता था और वही अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद हम जर्मन और फ्रेंच अधिकारियों को देखते हैं जिसमें सारे जर्मन ऑर्डर पे साइन कर देते हैं कि युद्ध रुक जाए, लेकिन फ्रेंच अधिकारी कहते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। तब तक अगले 6 घंटे तक युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और सुबह हम कैट और पॉल को देखते हैं एक बार फिर से फार्म की ओर जा रहे हैं ताकि वो किसी जानवर को चुरा सके और एक बार फिर से मजे से खा सके। लेकिन इस बार पॉल अंदर जाता है और कैट बाहर खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही पॉल अंदर जाता है किसान का बेटा उसे देख लेता है, फिर दरवाजा बंद करके अपने पिता को बुलाने चले जाता है। लेकिन इसी बीच पॉल बहुत सारे अंडे को अपने जेब में रखता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी किसान इन पर गोलियां चलाने लगता है और इस बार भी वह दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर वो कच्चे अंडों को पीने लगते हैं। अब कैट कहता है कि मुझे जंगल की तरफ जाना है, लेकिन वो जैसे ही जंगल की तरफ जाता है वो अपने सामने किसान के बेटे को देखता है जो सीधा गोली चला देता है और वो कैट के पेट में जाकर लगता है। तब इस गोली की आवाज कैट को भी सुनाई देता है और वो भागता हुआ जंगल की तरफ आता है। तब वो देखता है कि कैट को गोली लगी है। फिर वो कहता है कि मैं गोली निकालता हूँ, तो कैट कहता है नहीं, डॉक्टर निकाल देंगे, तुम से मुझे एक सिगरेट दो। फिर ये दोनों सिगरेट पीते हैं और पॉल कैट को लेकर आगे बढ़ने लग बेस में लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कैट को देखता है तो कहता है कि कैट की मौत हो चुकी है। पॉल को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि गोली सिर्फ इसके पेट में लगी थी। तब डॉक्टर बताता है कि गोली जाकर इसके लीवर को छू गई और पूरे लीवर में जहर फैल गया, इसलिए कैट की मौत हुई है। इस चीज को देखने के बाद पॉल टूट जाता है। उसने अपने आखिरी साथी को भी खो दिया। इस युद्ध ने उसके सारे साथियों को छीन लिया। तभी बताया जाता है कि हम सबको हायर ऑफिसर के सामने पेश होना है। तब सारे सिपाही आते हैं। वो इस बात को कभी नहीं मानने वाला कि जर्मनी हार चुका है, इसीलिए वो सारे सिपाहियों को कहता है कि हमारे पास 11 बजे तक का टाइम है और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग जाकर के उन पर हमला करो। लेकिन कुछ सिपाही इसके विरोध करते हैं, तो इस बात को सुनने के बाद वो उनको मार देते हैं और अब ना चाहते हुए भी पॉल को युद्ध में जाना पड़ता है और ये सभी जंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन सभी घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं और 11 बजने का इंतजार करते हैं। इसी बीच फ्रेंच सैनिकों को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि जर्मनी ने हम पर फिर से हमला किया है, लेकिन ये लोग संभलते हैं तब तक जर्मनी इनके बेस में घुस आते हैं। इसी बीच पॉल एक छोटे से लड़के को देखता है जो नया नया फौज में आया है, लेकिन एक फ्रेंच सिपाही उसे मारने वाला होता है। तो पॉल जाकर उससे लड़ने लगता है और उस लड़के को बचा लेता है और लड़ते लड़ते वो बेसमेंट में गिर जाते हैं। लेकिन गिरने के बाद जैसे ही पॉल खड़ा होता है एक दूसरा सिपाही पीछे से पॉल को चाकू मार देता है और तभी हर जगह अनाउंस होता है कि युद्ध अब खत्म हो गया है और वो फ्रेंच सिपाही दोबारा हमला नहीं करता और यहाँ से निकल जाता है। अब पॉल भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है ताकि वो युद्ध के बाद का नजारा देख सके और बाहर आकर के नीचे गिर जाता है। तब एक सीनियर सिपाही आकर के उस लड़के को कहता है कि जाकर के सबके बैच इकट्ठा करो जिसकी जान पॉल ने बचाई थी। तब वो बैचेस इकट्ठा करने लगता है और इसी बीच उसका मुलाकात पॉल से होता है। तब तक पॉल की मौत हो चुका था और उसके हाथ में वही कपड़ा होता है जो उसके दोस्त ने उसे दिया था। तो वो लड़का उस कपड़े को ले लेता है ताकि वो पॉल को याद रख सके कि उसने उसकी जान बचाई थी। फिर वो पॉल के बैच को भी ले लेता है और ऐसे ही बैचेस को इकट्ठा करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है।